टोनिसिटी के अकॉर्डिंग ही आप ये तय कर पाइएगा कि आइसोटोनिक्स फ्लूइड्स क्या होता है, हाइपरटोनिक्स फ्लूइड्स क्या होता है, हाइपोटोनिक्स फ्लूइड्स क्या होता है। जैसे आइसोटोनिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे कि 0.9% का जो नॉर्मल सलाइन होता है वह आ जाता है कैसे आइसोटोनिक में। तो इसको अच्छे से हम लोग पहले समझते हैं। तो 100 ml जब फ्लूइड्स को लेंगे तो उसमें कितना होगा, 0.9% उसमें क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। अगर इसी को हम लोग क्या करेंगे, 1000 ml करेंगे, अगर वही 1000 ml हम कर देंगे, यहाँ पर 1000 अगर ml करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ अगर हम कहिए तो इसका कितना गुना ये 1000 है, 100 कितना गुना है, तो 10 गुना है। तो हम क्या करेंगे, 0.9 में अगर हम क्या करेंगे 10 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 ग्राम हो जाएगा। यानी 1 लीटर अगर फ्रूट्स आप किसी को चढ़ाते हैं तो उसमें कितना होगा, 9 ग्राम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड्स होगा। यानी कि जिसको नमक बोलते हैं, नमक का क्या होता है फॉर्मूला है, तो NaCl होता है, और इसका भी फॉर्मूला क्या है, NaCl होता है। तो अगर कोई भी पर्सन को ब्लड प्रेशर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस टाइम में हम लोग अवॉइड करेंगे सोडियम क्लोराइड को, क्योंकि हार्ट में जो होता है ना सोडियम चैनल होता है। जब सोडियम चैनल पर जाकर के ये अफेक्ट करता है तो हार्ट रेट और इंक्रीज होता है। सोडियम क्लोराइड जब भी पेशेंट्स को हम लोग देंगे तो क्या होता है कि आप अगर उसका मॉनिटरिंग कीजिएगा तो हार्ट रेट उसका धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आईवी फ्लूइड्स के ऊपर ये लेक्चर होने वाला है। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जान लेना है कि क्या फ्लूइड्स, जो आईवी फ्लूइड्स होता है वह 3 कैटेगरी में आता है। क्रिस्टलाइज्ड फ्लूइड्स होता है, कोलाइड्स फ्लूइड्स होता है, एंड ब्लड प्रोडक्ट्स जो होता है, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। तो ये फ्लूइड्स को किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, इसमें हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं क्रिस्टलाइज्ड फ्लूइड्स के बारे में। जैसे क्रिस्टलाइज्ड फ्लूइड्स में आपको इसमें देखने को मिलेगा आइसोटोनिक फ्लूइड्स को हम लोग देखेंगे, यानी कि टोनिसिटी के बेस्ड पे हम लोग जानने वाले हैं, एंड हाइपरटोनिक्स फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे, एंड हाइपोटोनिक्स फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे। इन तीनों को समझने के बाद हम लोग तब समझेंगे कि NaS जो होता है नॉर्मल सलाइन, इसको हाइपरटोनिक्स बोलते हैं, हाइपोटोनिक्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो आपको क्लियर हो पाएगा। एंड RL जो होता है रिंगर लैक्टेड, इसको भी हम लोग जानेंगे। एंड DNS होता है, DNS को जानेंगे, D5 D10 एंड D25 जो सॉल्यूशन होता है, ये क्यों इस पे लिखा हुआ रहता है कि D5 D10 जो परसेंटेज होता है, कितना इसमें सॉल्यूशन में कितना ग्राम रहता है डेक्सट्रोज, तो इसको भी हम लोग जानेंगे। एंड मैनिटोल को भी लास्ट में जानेंगे। तो A to Z हम लोग इसमें डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंतिम तक आपको बना रहना पड़ेगा, इससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम इसमें क्या करेंगे, आपको रटाएंगे नहीं, कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा देंगे। इससे आप बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि टोनिसिटी जो होता है, टोनिसिटी के आधार पे किस तरह से हम लोग फ्लूइड्स को मैनेज करते हैं, और कब किसको यूज में कौन सा फ्लूइड्स आते हैं, इसका डोज क्या रखना होता है, ये सब पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो आईवी फ्लूइड्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आईवी फ्लूइड्स का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनसली फ्लूइड्स। क्या करते हैं हम लोग, इंट्रावेनसली फ्लूइड्स को थेरेपी के लिए यूज करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं आईवी फ्लूइड्स। ये तो नॉर्मल बात है, ये आप लोग समझ गए होंगे। विच इज डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेन, यानी कि क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली इंजेक्ट किस में करते हैं, वेन्स में इंजेक्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वेन में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, कैनुला लगा करके 18 नंबर 20 नंबर, ये कैनुला के बारे में आप लोग जानते होंगे, उसको लगा करके फिर इंजेक्ट किया जाता है उसी के थ्रू। तो इस तरह से इसको इंजेक्ट करते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। आगे हम लोग समझेंगे टोनिसिटी किस तरह से काम करता है। आईवी फ्लूइड्स क्या होता है, आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स, यानी इसका मेन टाइप्स कितना है, 3 है मेन टाइप्स। सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलाइड्स को जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे सेकेंड में कोलाइड्स फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे, एंड उसके बाद हम लोग 3 में जानेंगे ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। इसमें हम सिर्फ जो क्रिस्टलाइड्स फ्लूइड्स होता है उसी को इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलाइड्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कोलाइड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कोलाइड्स में जैसे इंक्लूड्स होता है एल्ब्यूमिन, जो ह्यूमन एल्ब्यूमिन होता है वह होता है, डेक्स्ट्रेन होता है, हाइड्रोक्सिथाइल जो स्टार्च होता है वो होता है HES बोलते हैं, जिलेटिन होता है, ये इसमें आता है। इन सबको भी हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एंड इसमें हम लोग जानेंगे इंक्लूडिंग हाइपोटोनिक जो होता है, हाइपोटोनिक्स किस तरह से काम करता है, जिसमें NH होता है, RL होता है, इन सब पे भी बात करेंगे। हाइपरटोनिक्स, आइसोटोनिक्स सॉल्यूशन होता है। तो चलिए आगे हम लोग अच्छे से इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्रिस्टलाइट्स आईवी फ्लूइड्स के बारे में। जो क्रिस्टलाइट्स आईवी फ्लूइड्स होता है लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि सोडियम को बोलते हैं, क्लोराइड्स को बोलते हैं, पोटेशियम को बोलते हैं, कैल्शियम को बोलते हैं, मैग्नीशियम को बोलते हैं। यानी कि जिस पे क्या होगा, आयोनिक चार्ज होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ही क्या होता है कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करता हो। आप लोग पहले पढ़े होंगे कि केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि अगर क्या होता है कि प्योर अगर वाटर होता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाता। अगर इम्प्योर हो जाता है, अगर उसमें क्या करते हैं, नमक मिला देते हैं, तो नमक मिलाने के बाद क्या होता है कि वह गुड कंडक्टर बन जाता है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक जहां पर रहेगा, जैसे सोडियम के बारे में बात करेंगे, सोडियम पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आपको हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे आप सोडियम कहीं भी देखते होंगे, सोडियम पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। वही अगर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ये दोनों मिल करके तब बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं। यानी कि ये क्या हो जाता है, तो सोडियम क्लोराइड्स हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड्स का यूज करते हैं, जैसे NS में करते हैं, नॉर्मल सलाइन में क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड्स होता है। उसी तरह से आगे हम लोग फिर देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम के पास में कौन सा चार्ज होता है, तो पोटेशियम के पास में भी क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये सारा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। एंड यहाँ पर बोल रहा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, लैक्टोज, ये सब क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित नहीं होता है, यानी कि उससे नहीं जा पाता, बैड कंडक्टर होता है। ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलेंगे, जिसमें चार्ज होगा, आयोनिक चार्ज जो होता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, वह होता है आयोनिक चार्ज। पढ़े हैं जिस तरह से, देखिए यहाँ पर आयोनिक जो चार्ज होता है, जो प्लस हम लोग अभी तुरंत बताए कि सोडियम के ऊपर प्लस किस तरह से आता है, ये केमिस्ट्री में आपको क्लियर होगा। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ये क्लियर हो गया। चलिए जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जो वाटर के साथ क्या हुआ है कि डिजोल्व हो गया है, इसके पास प्लस चार्ज है। फिर वीक जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके पास थोड़ा वीक चार्ज होता है। एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के पास क्या होता है, चार्ज नहीं रहता है। तो ये आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया होगा। चलिए एक नंबर में नॉर्मल जो सलाइन होता है, इसमें क्या सब रहता है, तो हम सोडियम और क्लोराइड से मिलकर के बनता है। फिर हम लोग RL देखेंगे, रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन होता है। DNS होता है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सॉल्यूशन होता है। D5 होता है, यानी D5 में डेक्सट्रोज 5% होगा। उसके बाद D10 में क्या होता है, डेक्सट्रोज 10% होता है। ये सब को बहुत अच्छे से आगे हम समझेंगे एक एक करके। चलिए टोनिसिटी को हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। जब टोनिसिटी को आप क्लियर कर लेंगे तब जा करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि टोनिसिटी क्या होता है। टोनिसिटी के अकॉर्डिंग ही आप ये तय कर पाइएगा कि आइसोटोनिक्स फ्लूइड्स क्या होता है, हाइपरटोनिक्स फ्लूइड्स क्या होता है, हाइपोटोनिक्स फ्लूइड्स क्या होता है। जैसे आइसोटोनिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे कि 0.9% का जो नॉर्मल सलाइन होता है वह आ जाता है कैसे, आइसोटोनिक में। तो इसको अच्छे से हम लोग पहले समझते हैं, डेफिनेशंस को इसका हम लोग समझते हैं। टोनिसिटी मेजर द एबिलिटी ऑफ एन एक्स्ट्रासेल्युलर सॉल्यूशन टू मूव वाटर इनटू और आउट ऑफ ए सेल थ्रू ऑस्मोसिस। यानी कि अब यहां पर समझना है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर्स क्या होता है और यहां पर आपको देखना है इसका मेजर किस तरह से करते हैं। एंड यहां पर ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। देखिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर जब फ्लूइड्स का बात करेगा तो प्लाज्मा जो होता है ना, तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा से जो निकलता है उसी को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स बोलते हैं। यानी कि जो सेल से बाहर रहेगा तो उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स बोलते हैं, जो सेल के अंदर रहता है उसको इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स बोलते हैं। तो टोनिसिटी कब भी मेजर होता है तो वह एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स में ही मेजर होता है। यानी कि जो वेन में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स बोलते हैं। जब प्लाज्मा को दो भाग कीजिएगा तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड उसी में एक होता है इंट्रास्टेशियल फ्लूइड्स होता है, यानी कि दो सेल के बीच में जो फ्लूइड्स रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रास्टेशियल फ्लूइड्स बोलेंगे। एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स रहता है, यानी सेल से जो बाहर रहता है उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स बोलते हैं।
तो प्लाज्मा से ही ये तय होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि चाहे अंदर रहे चाहे बाहर रहे, यानी कि वो उसको हम लोग काम करेंगे। यानी कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में जो भी है कॉन्सेंट्रेशन, उसमें जो पहले से इलेक्ट्रोलाइट्स है वह इलेक्ट्रोलाइट्स और उसके बाहर जो हम लोग इंजेक्ट किए अभी तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन किए, वह दोनों को ऑस्मोलिटी को देखते हैं। उसका जो कण होता है, उसका जो पार्टिकल होता है वह किस तरह से होता है, उससे पता चलता है। चलिए पहले इस पे आप समझिए कि किस तरह से होता है। इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है बेस्ड ऑन टोनिसिटी के आधार पर किया गया है। सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है कि आइसो मतलब नहीं, ज्यादा नहीं, कम, इक्वल, यानी कि जितना ब्लड प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स है उतना ही इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसको आइसोटोनिक बोलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आइसोटोनिक यहाँ पर है, इससे समझिए ये क्या है, आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक जब है यहाँ पर जितना पहले से ब्लड में था इलेक्ट्रोलाइट्स हम भी इंजेक्ट किए उतना ही यहाँ पर दिख रहा है आपको, इक्वल दोनों है। यानी कि जितना पार्टिकल्स आपको यहाँ बाहर दिख रहा है उतना क्या है ब्लड के अंदर में प्लाज्मा में है, तो इसीलिए इसको आइसोटोनिक्स बोलते हैं। तो आइसोटोनिक्स में क्या होता है 275 टू 295 ओस्मस पर केजी, यानी सेम प्लाज्मा के बराबर होता है। यानी कि ओस्मस का मतलब होता है कि मिलियंस ऑफ मोल, यानी इसमें जो पार्टिकल्स होता है ना मोल में उसको करते, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि मोल में हम लोग इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, इसका यूनिट होता है। तो 72.5 से लेकर के 295 ओस्मस पर केजी, यानी सेम एज प्लाज्मा, प्लाज्मा में भी इतना ही ओस्मोलिटी रहता है। एंड हाइपरटोनिक जब होगा, हाइपरटोनिक्स होगा तो क्या होगा, इससे अधिक हो जाएगा, आइसोटोनिक्स में इससे कम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोर देन 295 ओस्मस पर केजी, यानी इससे बढ़ गया तो हाइपरटोनिक्स और उससे कम हो जाएगा, इससे कम हो गया तो आइसोटोनिक, लेस देन हो जाएगा तो आइसोटोनिक्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा ब्लड है इस जितना इसमें पार्टिकल है वही अगर हम लोग फ्लूइड्स भी दिए तो उतना ही अगर पार्टिकल रहेगा, दोनों साइड बराबर रहेगा तो इसको आइसोटोनिक बोलेंगे। वही हाइपरटोनिक्स में क्या होगा, जितना ब्लड के पास था इलेक्ट्रोलाइट्स उससे अधिक क्या किए हम इंजेक्ट कर दिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कर दिए फ्लूइड्स के थ्रू, तो वह हो जाएगा हाइपोटोनिक्स हो जाएगा एंड हाइपरटोनिक्स हो जाएगा। एंड हाइपोटोनिक्स में क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा ब्लड में पहले से था उससे कम अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो उस टाइम में उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के आधार पे हम लोग आगे समझेंगे, सारा फ्लूइड्स को क्लियर कर पाएंगे। तो वीडियो का आप अंतिम तक जरूर बने रहिएगा, इससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ये वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन आपको देखना अंतिम तक है और आपको समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोटोनिक्स फ्लूइड्स में क्या क्या होता है, जिस तरह से NS होता है नॉर्मल सलाइन, पहला नंबर में हम लोग देखेंगे नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन्स नोन हैज 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 100 ग्राम का अगर 100 ml अगर फ्लूइड्स को लिए तो 100 ml जब फ्लूइड्स को लेंगे तो उसमें कितना होगा 0.9% उसमें क्या होगा सोडियम क्लोराइड होगा। अगर इसी को हम लोग क्या करेंगे 1000 ml करेंगे, अगर वही 1000 ml हम कर देंगे, यहाँ पर 1000 अगर ml करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ अगर हम किए तो इसका कितना गुना ये 1000 है, 100 कितना गुना है तो 10 गुना है, तो हम क्या करेंगे 0.9 में अगर हम क्या करेंगे 10 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 ग्राम हो जाएगा। यानी 1 लीटर अगर फ्लूइड्स आप किसी को चढ़ाते हैं तो उसमें कितना होगा 9 ग्राम क्या होगा सोडियम क्लोराइड्स होगा, यानी कि जिसको नमक बोलते हैं। नमक का क्या होता है फॉर्मूला, तो NaCl होता है और इसका भी फॉर्मूला क्या है NaCl होता है। तो इसमें समझ लीजिए क्या होता है सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट आप समझ में आ गया कि किस तरह से होता है। अगर 500 ml का आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर है 500 ml का अगर फ्लूइड्स को इंजेक्ट करते हैं पेशेंट्स को देते हैं तो कितना इसमें सोडियम जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं। यानी अगर 1000 है, 1000 में अगर 9 ग्राम जा रहा है तो 500 ml में कितना हो जाएगा तो 4.5 ग्राम क्या होगा यहाँ पर सोडियम क्लोराइड्स इंजेक्ट करेंगे। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया।
आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका यूजेज को अब हम लोग समझते हैं। यूज रिसक्सिटेशंस में हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ हाइपोवोलेमिया। यानी हाइपोवोलेमिया क्या होता है? हाइपो मतलब कम, वोलेमिया मतलब वॉल्यूम। तो किसका वॉल्यूम? जो हमारा बॉडी में जो फ्लूइड्स है उसका अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया मतलब क्या होता है कि हाइपो मतलब कि फ्लूइड्स क्या है? कम है, एंड वोलेमिया मतलब वॉल्यूम। जो हमारा बॉडी में फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स का अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा, फ्लूइड्स का वॉल्यूम कम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोवोलेमिया बोलेंगे। जब भी फ्लूइड्स कम होगा उसको हाइपोवोलेमिया बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन क्या होता है? जब बॉडी में क्या होता है? फ्लूइड्स का मात्रा कम हो जाता है। जब किसी को वोमिटिंग होता है, किसी को डायरिया हो जाता है, तो उस टाइम में देखते हैं डिहाइड्रेट हो जाता है। या बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर आप रहते हैं तो जब स्वेटिंग होता है तो उस टाइम में भी डिहाइड्रेट होता है बॉडी। तो इससे क्या होता है कि बॉडी से में जो भी फ्लूइड्स था वह बाहर हो गया, उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। रिहाइड्रेशन क्या होता है? जब वही बॉडी में फ्लूइड्स को फिर हम उतना जितना उसका रिक्वायरमेंट था उतना अगर पहुंचा दिए तो उसको रिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो इस तरह से ये होता है। उसके बाद शॉक क्या होता है? जब क्या होता है कि शॉक में क्या होगा? इनफ जो ब्लड चाहिए हमारे हार्ट को वह इनफ ब्लड नहीं मिल पाता है, उस टाइम में शॉक आता है। तो वह कब कम होगा? जब बॉडी का फ्लूइड्स ही कम होगा तो हमारा जो ब्लड है, प्लाज्मा है, वह भी क्या होगा? कम हो जाएगा। इसके कारण हार्ट के पास इनफ ब्लड नहीं मिल पाएगा तो वह पंप नहीं कर पाता है, और उसी को हम लोग शॉक बोलते हैं। जो कि हमारा टिश्यू को चाहिए था ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसके कारण से शॉक आता है। यूज्ड, अब इसके आगे देखते हैं, यूज्ड बिफोर और आफ्टर द इन्फ्यूजन्स ऑफ ब्लड प्रोडक्ट। यानी जब भी ब्लड प्रोडक्ट्स को इन्फ्यूजन करते हैं उस टाइम में इसका यूज करते हैं। चाहे इन्फ्यूजन से पहले हम लोग यूज करें, चाहे इन्फ्यूजन के बाद हम लोग क्या करें, फ्लूइड्स थेरेपी दे, ये करते हैं। ये आप लोग देखते होंगे। इंट्रावेनस मेडिकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इंट्रावेनसली हम लोग क्या करते हैं? मेडिकेशंस को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे सलाइन लगा हुआ रहता है, सलाइन में हम लोग क्या करते हैं? बहुत ऐसा मेडिसिन है जिसको हम लोग क्या करते हैं? इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया जिसको स्लो देना होता है, और मेडिकेशंस दैट्स रिक्वायर्स डाइल्यूशन, जो भी मेडिसिन का ज़रूरत होता है कि इसको डाइल्यूट करके देना है तो उसको हम लोग देते हैं। जैसे कि डायना पार्क के बारे में आप लोग देख रहे होंगे। डायना पार्क क्या होता है कि दर्द के लिए रहता है, पेन रिलीफ है, तो उसको हम लोग इसी में दे देते हैं। उसके बाद आईवी फ्लूइड से धीरे धीरे चले जाता है डाइल्यूट होकर के। तो इस तरह से ये काम करता है। डाइल्यूशंस ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन के बारे में आप लोग सुने होंगे। जो चाइल्ड होता है ना, चाइल्ड को दिया जाता है जब बच्चा जन्म लेता है, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसको दिया जाता है अप टू 6 मंथ तक। यानी 6 मंथ से पहले बीसीजी का वैक्सीनेशन करवाया जाता है। ये किस लिए करवाया जाता है बीसीजी का वैक्सीनेशन? तो प्रिवेंट्स करता है ट्यूबरकुलोसिस से, यानी कि फ्यूचर में चाइल्ड को ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो, इसके लिए वैक्सीनेशन करवाते हैं बीसीजी। यानी कि जो बीसीजी होता है, बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलमेटी-ग्यूरिन होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये आप भी याद रख सकते हैं, बीसीजी का फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं वुंड वॉशिंग। यानी कि वुंड को वॉशिंग करने के लिए भी यूज करते हैं। अगर हम लोग इंसिजन कहीं पर लगाते हैं, अगर वहाँ पर ब्लीडिंग होता है बहुत अधिक, तो वहाँ पर वॉश करने के लिए यूज करते हैं। अगर एब्डोमेन को ओपन करते हैं तो वहाँ पर भी कोई अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वेस्ट है, जैसे कि ब्लड वगैरह है, क्लोथ्स है, तो उसको वॉश करने के लिए यूज करते हैं। वोमिटिंग जब होता है, वोमिटिंग को होने के बाद हम लोग इसका यूज करते हैं। वोमिटिंग होने के बाद डिहाइड्रेट बॉडी हो जाता है तो इसको यूज करते हैं। एंड फ्लूइड्स फ्लश के लिए यूज करते हैं। फ्लूइड फ्लश क्या होता है? जब एनएस ऑल्सो यूज फॉर फ्लशिंग्स आईवी लाइन्स, जब आईवी लाइन्स देते हैं उसमें यूज करते हैं। जब आप लोग नॉर्मल समझ लीजिए, जब कैनुला लगाते हैं, कैनुला लगाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? ब्लड क्लोट्स ना बने इसलिए फ्लशिंग कर देते हैं। यानी एनएस को लोड कर लेते हैं सिरिंज में, उसके बाद फ्लश कर देते हैं। और उसी तरह कैथेटर लगता है, आईवी लाइन, एक तो सेंट्रल लाइन लगता है, तो उस सब में इसका यूज करते हैं। और डिवाइस टू मेंटेन पोटेंसी एंड प्रिवेंट्स क्लोट फॉर्मेशन,
यानी कि जो क्लोट फॉर्मेशन होता है उसको प्रिवेंट्स करने का भी ये बहुत अच्छे से काम करता है, इसमें इसका यूज होता है। तो आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से NH का यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन। यानी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है कि उस पेशेंट को नहीं देना है, इस सिचुएशन में पेशेंट को नहीं दिया जाता है, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। जैसे हाइपरनेट्रेमिया, अगर हाइपरनेट्रेमिया रहेगा तो उस टाइम में हम लोग पेशेंट्स को नहीं देंगे। जैसे नेट्रेमिया का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। हाइपर मतलब अधिक, नेट्रेमिया मतलब सोडियम, यानी कि Na, सोडियम क्या होगा अगर अधिक रहेगा तो उस टाइम में हम लोग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, तो हम लोग अगर NH दे रहे हैं तो उसमें भी सोडियम और क्लोराइड्स दोनों है। अगर बॉडी में पहले से उसका ज़्यादा है सोडियम तो उस टाइम में अगर आप देते हैं तो दिक्कत आ सकता है, ब्लड प्रेशर और इंक्रीज हो सकता है। सोडियम जब बॉडी में जाता है तो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, इसका मैकेनिज्म बहुत है। तो ये आप फार्माकोलॉजी में जा करके पढ़ सकते हैं। हम अगर फार्माकोलॉजी में ये आप लोग सोडियम का मैकेनिज्म और एक्शन जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। आपके लिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का प्लेलिस्ट बना दिए, वह प्लेलिस्ट में आपको A to Z फार्मा से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, जो आपका यूज करेगा आप उसको देख सकते हैं। एंड अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। और अगर वीडियो आपको समझ में आए, आखिरी में अगर आपको वीडियो समझ में आ जाए तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। एंड इसका कंजेक्टिव हार्ट फेल्योर एक होता है, कंजेक्टिव हार्ट फेल्योर को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्या होता है कि कंजेक्टिव से समझिए, अगर कहीं पर आप जाते हैं तो क्या बोलते हैं, कंजेस्टेड जगह है, चाहे कंजेस्टेड एरिया है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेफर है, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ पर कंजेस्टेड एरिया बोल देते हैं। तो इसी तरह से कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का मतलब है कि हार्ट के आसपास क्या हो गया है कि फ्लूइड्स आ गया, वो क्या करता है, कंजेस्टेड करता है हमारे हार्ट को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। जैसे कि प्लूरा होता है, प्लूरा इन्फ्यूजन, जब हार्ट होता है, हार्ट के पास में के बाद जो लंग होता है तो उसको हम पल्मोनरी बोलते हैं। तो वहाँ पर प्लूरा एक रीजन होता है, प्लूरा रीजन में क्या होता है, अगर वाटर क्या होगा एक्यूमुलेट्स हो जाता है ना, तो जब वाटर्स एक्यूमुलेट्स होगा तो हार्ट को प्रॉपर यहाँ पर फंक्शन नहीं करने देता है और इसको कंजेस्टेड कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बोलते हैं। उसके बाद फ्लूइड ओवरलोड, जब फ्लूइड्स ओवरलोड हो जाता है बॉडी में, फुल ओवरलोड का मतलब क्या हो, उसका जितना नॉर्मल रेंज था उससे अधिक फ्लूइड्स हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लूइड्स ओवरलोड। उसके बाद रेनल इम्पेयरमेंट, यानी कि रेनल इम्पेयरमेंट का मतलब है कि हमारा जो किडनी जो है, रेनल सिस्टम जो है, किडनी से रिलेटेड अगर कोई इम्पेयरमेंट है तो उस टाइम में इसको अवॉइड करना है। इससे क्या होगा कि अगर हम लोग NH देते हैं तो उसको एक्सक्रीट आउट करने का काम किसका होता है, किडनी का होता है। अगर किडनी में कोई डिफेक्ट्स है, एबनॉर्मल है, तो उस टाइम में हम लोग इसको नहीं देंगे। इससे क्या होगा, किडनी उसको प्रॉपर नहीं एल्यूमिनेट कर पाएगा, यानी बॉडी से बाहर नहीं कर पाएगा, तो उस टाइम में दिक्कत होगा। एंड हाइपर क्लोरोमिक एसिडोसिस, यानी क्लोरोमिक मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब अधिक, क्लोरोमिक मतलब क्या होता है, क्लोरीन, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो वही क्लोराइड्स होगा। क्लोरोमिक मतलब होता है एसिडोसिस, यानी कि एसिडोसिस कब होगा, आप लोग जब pH के बारे में पढ़े होंगे तो pH के बारे में पढ़ते थे तो हम लोग क्या 0 से लेकर के 14 तक पढ़ते थे। 7 में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, 7 से कम होता है तो क्या होता है, एसिड हो जाता था, 7 से अधिक होता है तो क्या होता है, बेस हो जाता है, तो एसिडोसिस हो गया। तो इसमें क्या होगा कि इसका जब भी क्लोरीन का जो pH होता है ना, 6.5 से लेकर के 8.5 के बीच में रहता है। जब 6.5 से कम होने लगेगा तो उसी को बोलेंगे हाइपरक्रोमिक एसिडोसिस, यानी कि एसिड के तरफ ये बढ़ने लगा है, तो इसको उस टाइम में हम लोग नहीं देंगे। एंड सेप्सिस, सेप्सिस क्या होता है कि यह जब इन्फेक्शंस बॉडी में हो गया, टिश्यू में इन्फेक्शंस हो गया है और ये क्रोनिक तरह से चल रहा है, क्रोनिक इन्फेक्शंस हो गया, बहुत टाइम से ये चल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जो टिश्यू है, टिश्यू को डैमेज करने लगेगा, डैमेज करेगा तो उस टाइम में हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, सेप्सिस के टाइम में भी नहीं देंगे। उसके बाद शॉक जो होता है, शॉक समझ गए शॉक किस तरह से आता है, यानी कि जब हमारे बॉडी में फ्लूइड्स कम होगा, जब फ्लूइड्स कम होगा ऑक्सीजन प्रॉपर हमारा नहीं पहुंच पाएगा टिश्यू तक, तो उस टाइम में शॉक आता है, यानी कि हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
अब समझ में आ गया होगा, मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस होता है यानी कि एसिड की तरफ बढ़ जाता है, तो इस टाइम में हम लोग नहीं देंगे। नोट को आपको याद करना है, इफ अ पर्सन हैज ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स देन दिस नॉर्मल सलाइन शुड नॉट बी गिवन, यानी कि अगर कोई भी पर्सन को ब्लड प्रेशर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस टाइम में हम लोग अवॉइड करेंगे सोडियम क्लोराइड को, क्योंकि हार्ट में जो होता है ना सोडियम चैनल होता है, जब सोडियम चैनल पर जाकर के ये अफेक्ट्स करता है तो हार्ट रेट और इंक्रीज होता है। सोडियम क्लोराइड जब भी पेशेंट्स को हम लोग देंगे तो क्या होता है कि आप अगर उसका मॉनिटरिंग कीजिएगा तो हार्ट रेट उसका धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो ये होता है। तो कभी भी हाइपोटेंशन में हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी कि हाइपरटेंशन में इसका यूज नहीं करना है। उसके बाद इसका डोज को हम लोग को देखना है। डोज ऑफ नॉर्मल सलाइंस इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट्स कंडीशंस इन डिजीज, यानी कि डोज हम लोग तब तय करते हैं जब पेशेंट्स का कंडीशन को देखते हुए तय करते हैं, लेकिन इसका नॉर्मल रेंज होता है यहाँ पर 2000 ml है से लेकर के 3000 ml तक है इन 20 आवर्स। इतना देर में आपको इंजेक्ट करना है, यानी 24 घंटा के अंदर में 2000 से लेकर के यानी 3000 ml तक ही हम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्लूइड्स को। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो आइसोटोनिक पढ़ रहे हैं। तो आइसोटोनिक्स में कौन सी NS आ गया, जो आइसोटोनिक्स में क्या होगा 0.9% का जो होगा उसको आइसोटोनिक्स बोलेंगे। एंड अब आगे हम लोग देखेंगे जो 2 में RL, यानी कि इसको क्या बोलते हैं फुल फॉर्म रिंगल्स लैक्टेट सॉल्यूशन बोलते हैं, नोन एज हार्टमन सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्या होता है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हार्टमन सॉल्यूशंस किसे कहा जाता है, तो आपको बोलना है रिंगल लैक्टेट, यानी कि रिंगल लैक्टेट्स को हम लोग कहते हैं क्या, तो हार्मर सॉल्यूशंस बोलते हैं। यूज्ड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स डिफिशिट्स सच हैज, यानी कि जब क्या होगा आपको इतना याद रखना है कि डिफिशिट्स यानी कम हो जाएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स, यानी कि जो प्लाज्मा है हमारा ब्लड जो है उसमें अगर कम हो जाएगा तो उस टाइम में हम लोग रिंगल लैक्टेट का यूज करेंगे। जैसे फ्लूइड लॉस फ्रॉम बर्न पेशेंट, यानी कि जब बर्निंग वाला पेशेंट आएगा तो उसका बॉडी में क्या होगा फ्लूइड्स लॉस हो जाता है, जब भी ब्लड है उसका जो भी फ्लूइड्स है वो क्या होता है बर्न हो जाता है। एंड ब्लीडिंग, अगर अधिक सीवियर ब्लीडिंग होगा पेशेंट्स को तो क्या होगा पेशेंट्स के बॉडी में फ्लूइड्स कम होने लगेगा, उस टाइम में यूज करेंगे। डिहाइड्रेशन फ्रॉम लॉस ऑफ बाइल और डायरिया, यानी कि बॉडी से क्या हुआ कि बाइल और डायरिया में हो गया, यानी कि लूज मोशन हो गया, चाहे उसको वॉमिटिंग्स के थ्रू क्या हुआ कि हमारे बॉडी से जो भी फ्लूइड्स था वह बाहर निकलने लगा, तो उस टाइम में यूज करेंगे। एक्यूट पेनक्रियाइटिस, यानी पेनक्रिया जो होता है हम लोग का उसमें जब क्या होगा इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उस टाइम में इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तब जाकर के हम लोग इसका यूज करते हैं RL यानी रिंगल लैक्टेट का यूज करते हैं। एंड हम लोग यूज करते हैं ओबेस्ट्रिक्टिक, जो भी मरीज रहता है उसको करते हैं ओबेस्ट्रिक्टिक। एंड गायनी के बारे में आप लोग सुने होंगे, जब चाइल्ड से रिलेटेड होता है तो उसको हम लोग ओबेस्ट्रिशियन बोलते हैं। ओबेस डिपार्टमेंट और गायनी आप लोग देख रहे होंगे, तो ओबेस का कब यूज होता है ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी, यानी कि चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओबेस डिपार्टमेंट बोलते हैं। गायनी जब होता है तो गायनी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब फीमेल से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम रहता है तो उसको हम लोग गायनी बोलते हैं। यानी कि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन हो, यानी चाइल्ड को बर्थ नहीं दिया हो, वो ऐसा पेशेंट्स को गायनी के पास लेकर के जाते हैं। ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी के टाइम में इसका यूज करते हैं। ये आपको समझ में आ गया। इसका कंपोजिशन को आपको समझना है कि सोडियम क्लोराइड्स होता है, पोटेशियम क्लोराइड्स होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, सोडियम लैक्टेट होता है, यानी कि इसका कंपोजिशन में इन चारों को रहता है। तो सोडियम क्लोराइड्स का अगर देखिएगा तो आपको 0.600 ग्राम होता है, यानी कि 100 ml, जब 100 ml रहेगा 100 ml अगर सॉल्यूशन रहेगा उसमें आपको मिल जाएगा सोडियम जो है सोडियम क्लोराइड्स वो आपको मिलेगा 0.600 ग्राम, इतना आपको मिल जाएगा। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड्स होता है, पोटेशियम क्लोराइड्स में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर इसका डाटा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इसमें हाइपरक्लेमिया में नहीं देना है, यानी कि पोटेशियम अगर अधिक हो जाएगा बॉडी में तो
उस टाइम में नहीं देना है। कैलेमिया आपको समझ में आ गया होगा कि जब अधिक हो जाएगा क्या, तो पोटेशियम अगर अधिक हो जाएगा तो उस टाइम में नहीं देंगे। हाइपर मतलब अधिक, कैलेमिया मतलब कि पोटेशियम, तो हाइपर जब कैलेमिया होगा तो उस टाइम में नहीं देना है। हार्ट फेल्योर जब होगा उस टाइम में नहीं देना है। हार्ट फेल्योर समझ में आ गया कि नॉट इनफ ब्लड जो होता है पंप नहीं कर पाता, उस टाइम में नहीं, उसको नहीं देना है। इडीमा अगर बॉडी में रहेगा तो नहीं देना। फ्लूइड्स ओवरलोड होगा उस टाइम में नहीं देना है। रेनल इम्पेयरमेंट जब होगा तो उस टाइम में नहीं देना है। एंड इसका डोजेज देखिए, डोज ऑफ RLE डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स कंडीशन एंड डिजीज, यानी उसका कंडीशन और डिजीज के अकॉर्डिंग हम लोग तय करेंगे कि उसको कितना डोज रखेंगे। इसका डोज जो होता है 500 ml से लेकर के 1000 ml इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटा के अंदर में इतना ये हम लोग दे सकते हैं। मिनिमम 500 ml और मैक्सिमम 1000 ml RL फ्लूइड्स को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड अगर सी में देखिएगा तो 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, यानी कि आपको कभी दिख रहा होगा D5 और W लिखा रहेगा, तो इसका मतलब है कि 5% डेक्सट्रोज इन वाटर है, यानी कि यह रहेगा। तो इसको भी आइसोटोनिक्स फ्लूइड्स में हम लोग लेकर के जाएंगे। डेक्सट्रोज के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। एंड डी में हम लोग देखेंगे 5% क्या हो रहेगा, डेक्सट्रोज इन 0.225% सलाइन, यानी कि जब ये रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक, यानी आइसोटोनिक्स में आ जाएगा। नॉर्मल सलाइन हम लोग देखें आइसोटोनिक्स में आएगा। RL आएगा किसमें, आइसोटोनिक्स में आएगा। 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ये भी आएगा किसमें, आइसोटोनिक में आएगा, यानी ये प्लाज्मा के बराबर इसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है, इसीलिए इसको हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं। यानी जितना प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है उतना ही अगर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा हमारा फ्लूइड्स में रहेगा तो उसको आइसोटोनिक फ्लूइड्स बोलते हैं। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, NS का चौथा भाग। अगर हम लोग 100 ml अगर NS लेते हैं तो उसमें कितना होता है, 0.9 ग्राम रहता है क्या, सोडियम क्लोराइड रहता है। इसका चौथा भाग जो कर रहा है, तो चौथा भाग करने के बाद इतना निकलता है। अगर कैलकुलेट्स आप कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से ये होता है। चलिए हम कैलकुलेट्स करके भी आपको दिखाते हैं। चलिए कैलकुलेट्स करके दिखाते हैं आपको। अगर कितना है, हम लोग पढ़े थे ना कि 100 ml में कितना था, 0.9 ग्राम था। अगर वही 1000 ml रहेगा तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें अगर हम मल्टीपल करेंगे 100 को अगर 10वां भाग करेंगे तो कितना होगा, 9 ग्राम हो जाएगा। अगर इस क्या हो जाएगा, 9 ग्राम रहता है। अगर उसी को हम लोग चौथा भाग करेंगे, अगर 9 में आप क्या कीजिएगा, 4 से अगर भागा दीजिएगा तो इतना आपको आ जाएगा, 0.225% आ जाएगा। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे आप समझेंगे हाइपरटोनिक्स फ्लूइड्स के बारे में। जो हाइपरटोनिक्स जो फ्लूइड्स है, अब इसको हम लोग समझते हैं, जिसको DNS बोलते हैं। हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि 5% डेक्सट्रोज इन 0.9% सलाइन, यानी कि इसी को हम लोग DNS बोलते हैं। DNS में क्या है, नॉर्मल सलाइन और डेक्सट्रोज दोनों है, यानी सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज का मिल करके जो बनता है उसी को DNS बोलते हैं। इसका कंपोजिशन आप देखिए, 0.9% NaCl प्लस 5 ग्राम्स डेक्सट्रोज इन 100 ml। कभी भी कैलकुलेट होता है तो 100 ml पे ही कैलकुलेट होता है। अभी पीछे आपको समझाए ना कि 100 ml अगर फ्लूइड्स रहेगा, अगर ये इसमें 500 ml का भी आता है, 1000 ml का भी आता है, तो 100 ml से कैलकुलेशन करना है। और अगर 500 का रहेगा तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो उतना इसका कैलकुलेशन निकल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, तो 0.9 ग्राम क्या होगा, इसमें आपको मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस 5 ग्राम आपको कितना क्या मिल जाएगा, तो 5 ग्राम मिल जाएगा डेक्सट्रोज आपको मिल जाएगा। तो ये मिल करके कितना हो जाता है, तो 5.9 ग्राम हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशंस पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए आपको कैलकुलेशंस भी साथ में करके बतलाते हैं, इससे कि आप अगर एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देख रहे हैं तो आपको उसमें भी हेल्प मिल जाए, इसलिए आपको ये कैलकुलेट करके दिखलाते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आपको रटना नहीं, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप कोई भी
चीज़ को अच्छे से और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। यूजेज इसको देखते हैं डीएनएस का, डिहाइड्रेशन, जब डिहाइड्रेशन में यूज करते हैं, हाइपोटेंशन में यूज कर सकते हैं। ये सब आप टर्म आपको मेडिकल टर्म समझ में आ रहा होगा। टू ट्रीट्स इंसुलिन शॉक। अब ये आप क्या होता है, इंसुलिन शॉक क्या होता है? इंसुलिन तो आप लोग समझ रहे हैं कि इंसुलिन क्या होता है, लेकिन इंसुलिन शॉक क्या होता है? तो इंसुलिन शॉक तब आता है जब लो ब्लड शुगर हो जाता है, यानी ब्लड शुगर में क्या होता है, लो हो जाता है। किससे? तो 70 mg/dl से जब कम हो जाएगा तो उस टाइम में होता है इंसुलिन शॉक आता है। यानी कि बॉडी में हमारा क्या होगा, शुगर का मात्रा कम हो गया, तो उस टाइम में हम उसको बोलेंगे इंसुलिन शॉक पेशेंट लगाता है। तो उस टाइम में अगर डीएनएस हम 5% प्लस उसके साथ हम लोग क्या किए, NaCl को अगर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो उसको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा और क्या होगा, उसको शुगर को मेंटेन तुरंत कर लेगा। जैसे कि हम लोग चेक करते हैं ना कि ब्लड शुगर चेक करने के लिए जाते थे, RBS करवाते, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें आपको रिजल्ट आता है ना, आप लोग नॉर्मली देखते होंगे कि 140 के आसपास आपका निकलता होगा। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। 90 से लेकर के 114 के बीच का रेंज होता है, तो उसमें निकाला जाता है। एंड इसका अगला होता है इन एक्सीडेंटल कंडीशन, यानी कि जब एक्सीडेंटल कंडीशन रहता है पेशेंट का, तो उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं। उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। osmolarity इसका क्या होता है, pH वगैरह क्या होता है, अपने नोट्स में आप इस यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन डीएनएस है, इसका डोज, क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन से इज डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। कभी भी आईवी फ्लूइड्स का हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का जब तक कंडीशन को नहीं देखेंगे तब तक हम उसका डोज डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसमें कितना है, 2500 से लेकर के 3000 ml इन 24 घंटा, यानी कि 24 घंटा के अंदर में 2500 से 3000 ml क्या करना है, मात्र इतना ही फ्लूइड्स को एडमिनिस्ट्रेशन करना है। नॉट डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन शुड नॉट बी गिवन डायबिटिक पेशेंट, यानी जब भी डायबिटिक पेशेंट रहेगा तो उसको नहीं देना। डायबिटिक पेशेंट में क्या होगा, शुगर ऑलरेडी उसमें ब्लड में बढ़ा हुआ रहता है, तो अगर हम लोग इसको देंगे तो और वो क्या हो सकता है, उसका शुगर लेवल और बढ़ सकता है, तो इसीलिए इसको नहीं देना है। और बी में आप देख सकते हैं हाइपरटोनिक्स में क्या है, 5% डेक्सट्रोज इन 0.45% सलाइन, यानी कि जो हम लोग 9 पढ़े हैं तो उसका हाफ अगर करेंगे तो ये आ जाएगा। इस ये भी फॉर्मेट में सलाइन आता है, 0.45% में भी सलाइन आता है। एंड 5% डेक्सट्रोज इन रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन के साथ जब मिला हुआ रहेगा तो ये आ जाएगा हाइपरटोनिक्स। आपको आइसोटोनिक्स समझ में आ गया, हाइपरटोनिक्स भी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए इसका डेक्सट्रोज को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या होता है। D5 जब लिखा हुआ रहेगा तो 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml, यानी कि 100 ml का जब फ्लूइड्स रहेगा तो उसमें 5% रहेगा। अगर 500 ml का फ्लूइड्स रहेगा उसमें बोलेंगे D5 लिखा हुआ है तो कितना इसमें रहेगा डेक्सट्रोज, तो 5×25 यानी 25 ग्राम इसमें रहेगा। अगर हम लोग देख रहे हैं D10 में 10 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml में है। अगर 500 ml में यही रहेगा तो 500 ml में कितना हो जाएगा, तो 500 ml में तो सीधी सी कहना है कि कितना, इससे को 10 को तो इससे मल्टीपल कर देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 50 ग्राम इसमें क्या हो जाएगा डेक्सट्रोज हो गया। अगर D25 में देखेंगे तो 100 ml में है 25 ग्राम, तो अगर उसी को हम लोग 500 ml का अगर रहेगा तो 500 ml का रहेगा तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे 25 को फिर 5 से मल्टीपल कर देंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 25×5 125 ग्राम क्या हो जाएगा, तो डेक्सट्रोज रहेगा 500 ml में, 100 ml में 25 ही ग्राम रहता है सिर्फ। तो अब तक ये समझ में आ गया, ये 3 फॉर्मेट में आता है, ये आपको याद रखना है। इसका यूज ऑफ डेक्सट्रोज डिहाइड्रेशन में हम लोग यूज करते हैं, वीकनेस में यूज करते हैं, जब वीकनेस बॉडी में लगने लगता है तो उस टाइम में यूज करते हैं, एंड डिजीनेस में यूज करते हैं। डिजीनेस क्या होता है, वर्टिगो, यानी कि जो होता है कि लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी कि पेशेंट में अपना कंट्रोल नहीं रहता है, यानी कि लॉस हो जाता है, बोलते हैं कि डिजीनेस हो गया, यानी कि बोलते हैं चक्कर आ गया और गिर गए, तो यही होता है, इसी के वर्टिगो बोलते हैं, यानी कि अपना बॉडी पर बैलेंस नहीं रहता और पेशेंट्स गिर जाता है, यानी उसी को डिजीनेस बोलते हैं। इसका डोज जो होता है 2000 ml से लेकर के 3000 ml इन 20 आवर्स, यानी कि 24 आवर्स से पहले 24 घंटा के अंदर में
हम लोग कितना देंगे, तो 2000 ml से लेकर के 3000 ml मात्र इसका डोज को रखना है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब हम लोग समझेंगे मैनिटोल सॉल्यूशन, यानी मैनिटोल समझेंगे, उसके बाद हम लोग हाइपोटोनिक्स जो सॉल्यूशन है उसको समझेंगे। तो इसको देखिए, मैनिटोल जो सॉल्यूशन है, मैनिटोल सॉल्यूशन को हमको समझना है। दिस इज द टाइप्स ऑफ ड्यूरेटिक सॉल्यूशन। ड्यूरेटिक्स ग्रुप का ये होता है, ये याद रखना है। ड्यूरेटिक्स से जब भी रिलेटेड होगा तो क्या करते हैं, इसमें यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है, यानी यूरिन को आउटपुट को जब बढ़ाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्यूरेटिक सॉल्यूशन। इट मीन्स इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यानी कि क्या करते हैं, यहाँ यूरिन का वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। टाइप्स ऑफ मैनिटोल, मैनिटोल भी 3 टाइप से आता है, 10 ग्राम, 15 ग्राम, उसके बाद 20 ग्राम में ये अवेलेबल होता है। यानी 100 ml में 10 ग्राम का मिलेगा, 15 ग्राम का मिलेगा, 20 ग्राम का मिलेगा, यानी 100 ml में। ये 3 फॉर्मेट में रहता है। उसका अगर रैपर पे देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि 10% का है, 15% का है कि 20% का है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। कंपोजिशन कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, उसके बाद ऑक्सीजन रहता है। इसमें स्टार आप लगा लीजिए, ये एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है। कार्बन 6 गो रहता है, हाइड्रोजन 14 गो रहता है, ऑक्सीजन 6 मिल करके बॉन्ड बन के ये बनाता है, मैनिटोल को बनाता है। इसका यूज करते हैं हम लोग स्वेलिंग में यूज करते हैं। जब कहीं बॉडी में स्वेलिंग हो जाता है तो इसका यूज करते हैं। तो क्या होता है कि स्वेलिंग कब होगा, जब वहाँ पर एक्यूमुलेट्स हो जाएगा फ्लूइड्स। जब फ्लूइड्स एक्यूमुलेट्स होता है तो उसको स्वेलिंग बोलते हैं। जब एक्सक्रीट आउट बॉडी से करने का काम करेगा तो वह कम करेगा। ब्रेन प्रेशर, जब ब्रेन प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, उस टाइम में यूज करते हैं। आईबॉल प्रेशर्स, यानी कि ओक्यूलर प्रेशर जब बढ़ता है, यानी आईबॉल के अंदर में जब प्रेशर बढ़ता है तो उस टाइम में इसका यूज करते हैं। ग्लूकोमा अटैक, एक नया चीज आपको मिलेगा। ग्लूकोमा अटैक में क्या होता है कि रेपिड राइज ए आई प्रेशर, यानी ओक्यूलर प्रेशर रेपिडली जब बढ़ने लगता है तो इसमें ग्लूकोमा अटैक आने का चांस रहता है। इसमें क्या होगा कि विजन लॉस होने का खतरा रहता है। लो यूरिन आउटपुट, जब यूरिन कम आएगा तो उस टाइम में करेंगे एक्सक्रेशंस ऑफ टॉक्सिन्स, यानी टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट आउट करना, बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं। आई होप ये अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ करके इसका पीडीएफ आप कलेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारे चैनल पे आपके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। हर एक टॉपिक्स पे हम प्लेलिस्ट बना करके रखे हुए हैं। आपको अगर जिस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना है तो एक बार हमारे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हम कितने तरह का टाइप्स का वीडियोज बनाते हैं। आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर अच्छा लग रहा होगा, अब तक समझ में आपको आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। एडल्ट का जो डोज होता है, एडल्ट का डोज को समझना है 0.25 से लेकर के 1 ग्राम पर केजी, यानी केजी के हिसाब से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। विदिन द 30 से 60 मिनट स्लोली, यानी कि हम लोग 30 से 60 मिनट के बीच में स्लोली इसको इंजेक्ट करते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इन्फ्यूज करते हैं। सबसे पहले आप इसको समझ लेना है। मान के चलो कि 40 केजी का आपके पास पेशेंट है, 40 केजी का पेशेंट है तो कभी भी मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन से इसको आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है। जब आप लोग 40 में 40 है, 40 में अगर क्या करेंगे हम लोग 0.25 से मल्टीपल करेंगे तो कितना इसका आंसर आएगा, तो यहाँ पर हम लोग कितना आएगा, तो 25 चौका 100 हो गया और 1 0 यहाँ पर है। इस तरह से ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। एंड इसके पास कितना के बाद है, 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट्स है तो यहाँ पर कितना होगा 10 ग्राम यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि मिनिमम ये निकाले हैं, हमेशा मिनिमम को ही देखना है, मैक्सिमम को नहीं देखना। 10 ग्राम है, यानी कि 10% वाला एक ठो आप दे सकते हैं 40 केजी का पेशेंट में। ये आपको समझ में आ गया। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ हाइपरटोनिक फ्लूइड्स का कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखिए। स्टेबलाइज्ड एन यूरिया ड्यू टू सीवियर रेनल डिजीज, यानी कि जब रेनल डिजीज होगा तो एन यूरिया एक होता है। एन यूरिया का मतलब क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ यूरिन, यानी यूरिन उसका क्या हुआ, अब्सेंस हो गया, यानी कि 24 घंटा में मुश्किल से 100 से कम अगर यूरिन आएगा तो उस पेशेंट को एन यूरिया बोलते हैं। यानी कि
यूरिन वो फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि उसमें सीवियर रेनल डिजीज है, यानी कि रेनल से रिलेटेड, यानी किडनी में उसका कोई डिफेक्ट्स है। तो अब उस टाइम में अगर मैनिटोल हम देते हैं तो वह क्या करता है, स्किट आउट करने का काम करता है, बॉडी से फ्लूइड्स को बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो अगर हमारा किडनी में वह डिफेक्ट्स आएगा तो वह किडनी नहीं कर पाएगा और जितना बचा हुआ है वह भी डैमेज कर जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ पर ध्यान रखना। पल्मोनरी कंजक्शंस एंड फ्रैंक पल्मोनरी इडिमा, इसमें क्या होता है, बिल्डअप हो जाता है, एक्सेस जो होता है ना, म्यूकोसा बिल्डअप हो जाता है, ब्लड्स विद इन द लंग्स एंड एयर सेक्स। इतना समझिए कि जब पल्मोनरी जो होता है इसमें आपको सबसे पहले समझना है इसमें क्या होता है। पल्मोनरी कंजक्शन में क्या होता है कि जब हमारा लंग है, यहाँ पे आपको लंग उतना अच्छा से नहीं बन रहा है, देख लीजिएगा, बीच में हार्ट है, यहाँ पे ये लंग है। तो लंग में क्या होता है कि फ्लूइड्स क्या होता है कि बिल्डअप हो जाता है, यानी म्यूकोसा उसमें चले जाता है, चाहे ब्लड वगैरह उसमें जा सकता है। तो इससे क्या होता है, एयर सेक जो होता है, एल्वोलाई जो बोलते हैं, एल्वोलाई को क्या करता है, घेर लेता है। जब घेरता है तो क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस उसमें आने लगता है बॉडी में। उसके बाद वो क्या हो सकता है, हाइपोक्सीमिया में पेशेंट जा सकता है, यानी सीवियर हाइपोक्सीमिया में जा सकता है। तो उस टाइम में हम लोग इसको नहीं देंगे। फ्रैंक पल्मोनरी इडिमा एक होता है, इसमें भी वही होता है। फ्रैंक पल्मोनरी इडिमा में क्या होता है कि फ्लूइड्स एक्यूमुलेट्स इन द एल्वोलाई, यानी एल्वोलाई में क्या होता है, फ्लूइड्स एक्यूमुलेट्स हो जाता है, उस टाइम में इसको नहीं देना। सीवियर हाइपोक्सीमिया इसमें होने के चांसेस है। जब मान लीजिए एल्वोलाई कैसा ऐसा ये होता है, एल्वोलाई सेक होता है, यहीं से क्या होता है, एक्सचेंज होता है, जो हम इनहेल करते हैं एक्सहेल करते हैं, तो यहाँ से ब्लड में क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। जब इसमें फ्लूइड्स जम जाएगा, एक्यूमुलेट्स हो जाएगा, तो उस टाइम में प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन ब्लड में नहीं मिल पाएगा, और जो भी ब्लड्स में कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो उस टाइम में हाइपोक्सिया होने का चांस हो सकता है, यानी पेशेंट्स में क्या हो सकता है, ऑक्सीजन का कमी हो सकता है। एंड एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग, यानी बॉडी के अंदर में अगर कोई ब्लीडिंग हो रहा है तो उस टाइम में नहीं देना है मैनिटोल। सीवियर डिहाइड्रेशन रहेगा तो उस टाइम में भी नहीं देना है। सीवियर डिहाइड्रेशन में आप दिए तो क्या होगा, और बॉडी से वाटर को बाहर निकाल देगा। हाइपर सेंसिटिविटी टू मैनिटोल, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी को भी देखना है कि हाइपर सेंसिटिविटी को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग समझते हैं हाइपोटोनिक्स सॉल्यूशन जो है, हाइपोटोनिक्स को लास्ट में देख लेना। आपको आइसोटोनिक्स क्लियर हो गया होगा, उसके बाद आपको हाइपरटोनिक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग हाइपोटोनिक देखेंगे। आइसोटोनिक्स हम लोग पहले देखे, उसके बाद हाइपरटोनिक देखे, अब हाइपोटोनिक्स को देखते हैं। हाइपोटोनिक्स क्या होगा, जो हम लोग NH देखे थे नॉर्मल सलाइन जो 0.9% था, उसका अगर आधा कर देंगे तो वह हाइपोटोनिक्स में आ जाएगा, यानी 0.45% का जो रहेगा वह होगा। तो इससे जितना भी कम रहेगा वह सब चल जाएगा किसमें, हाइपोटोनिक्स में चल जाएगा। तो हाइपोटोनिक्स में तो 0.33% का रहेगा, तो ये भी इसमें आ जाएगा। याद करने का आसान उपाय है। डेक्सट्रोज में कितना 5% से वहाँ स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इसका आधा हो गया। जब 5% से आधा डेक्सट्रोज होगा तो 2.5% इन वाटर रहेगा, तो उसको हाइपोटोनिक्स बोलेंगे। ये भी समझ में आएगा। यूज इन केस ऑफ सेल्यूलर डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायबिटिक्स, केटोएसिडोसिस एंड हाइपरनेट्रेमिया, यानी हाइपरनेट्रेमिया, केटोएसिडोसिस, ये सब में इसको नहीं देना है। ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं हम लोग। सेल्यूलर डिहाइड्रेशन, सेल्यूलर डिहाइड्रेशन क्या होता है कि जब सेल है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स था, उसके पास में क्या हुआ, प्रॉपर फ्लूइड्स अभी नहीं है, तो वह डिहाइड्रेट हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अब समझेंगे डायबिटिक्स, केटोएसिडोसिस एंड हाइपरनेट्रेमिया। देखिए यहाँ पर केटोएसिडोसिस क्या होता है, देखिए सीवियर इंसुलिन से क्या होता है, डिफिशियंसी। जब बॉडी में डिफिशियंसी हो जाएगा किसका, इंसुलिन का, जब डिफिशियंसी होने लगेगा, कम हो जाएगा बॉडी में इंसुलिन, तो उस टाइम में करता है लीडिंग टू बॉडी टू क्रिएट्स डाउन फैट्स टू फास्ट, यानी कि हमारा क्या करता है, ब्रेक डाउन करने लगता है। जो ब्रेक डाउन करता है फैट जो बॉडी में रहता है, फैट को ब्रेक डाउन करने लगता है एकदम फास्टली, तब क्रिएट होता है, जानते हैं क्या, डेंजरस एसिड एक तो क्रिएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं केटोनेस इन
ब्लड यानी ब्लड में केटोनेस एक तो उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डायबिटिक्स केटो एसिडोसिस। उस टाइम में इसका यूज करते हैं। हाइपरनेट्रीमिया में भी यूज करना है। जब हाइपरनेट्रीमिया होगा तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी में बॉडी में सोडियम क्या हुआ, बढ़ गया, उस टाइम में यूज करेंगे। और एक चीज़ आपको याद रखना है, ऑलवेज यूज IV बोटल्स विदिन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटा के अंदर में कोई भी बोटल्स को अगर आप ओपन किए हैं फ्रूट्स का, तो उसको आपको क्या करना है, यूज कर लेना है, समझे। एंड आई होप ये वीडियो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे कोलाइड्स फ्लूइड्स के बारे में। कोलाइड्स फ्लूइड्स को भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट सा है, तो उस पर भी हम लोग डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। लॉन्ग वीडियो रहेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करके ही छोड़ेंगे, तो वह वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। अगर इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप PDF ले सकते हैं। एंड अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है, अगर आप कमेंट्स करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं कि इससे रिलेटेड और आपको क्या कन्फ्यूजन रह गया या आपका कोई डाउट रह गया, तो वो हमें बता सकते हैं। एंड हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करे हुए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।